ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। तो आज हमें टॉपिक स्टार्ट करना है डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखो फिर मैं समझाता हूँ। तो क्या है डिफ्रैक्शन? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आपको ये पता होगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, ये हम सबको पता है। लेकिन लाइट जब शार्प एजेस को हिट करती है, जो एज होते हैं, जैसे कोई भी स्लिट है या कोई भी गैप है, एज है, तो लाइट होती क्या है, यहाँ से थोड़ा बेंड हो जाती है, अपने पाथ से थोड़ा बेंड हो जाती है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मली लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन वो शार्प एजेस को हिट करती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा बेंड हो जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। देखो इसमें बेंडिंग ऑफ द लाइट रे, बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम शार्प एजेस ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टिकल और अपर्चर। शार्प एजेस किसके? ओपेक कोई ऑब्स्टिकल हो या कोई अपर्चर हो। ठीक है, तो शार्प एजेस पे जो लाइट बेंड हो जाती है उसको सिंपल बोलते हैं डिफ्रैक्शन। and it's spreading in the shadow region is known as diffraction of light। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मेन पॉइंट यही है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द शार्प एजेस ऑफ ओपेक ऑब्स्टिकल या अपर्चर से। ठीक, इसको यहां समझो, यहां बेटर समझोगे। तो डिफ्रैक्शन फ्रॉम अपर्चर या कोई स्लिट या अपर्चर से, ये है, ये एक स्लिट है, यहां से लाइट सीधी आ रही है, सीधी जा रही है, सीधी। तो हमें पता है लाइट सीधी ट्रेवल करती है, लेकिन ये शार्प एज है। जब लाइट को जाना, देखो ऐसे चाहिए था भाई, जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे इस कॉर्नर पर भी ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इस कॉर्नर पर लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, हल्का सा ऐसे चली जाती है, तिरछी चली जाती है कॉर्नर्स को जब वो हिट करती है। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जाना सीधे था लेकिन थोड़ा बेंड हो गई, इसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन। इधर देखो, ये है डिफ्रैक्शन फ्रॉम अपर्चर और स्लिट, और ये डिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑब्स्टिकल। जैसे कोई ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, तो यहां वाली लाइट कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, सीधी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये वाली लाइट इसके किनारे पे हिट करेगी, तो ये किनारे पे हिट करेगी तो हल्का सा ये बेंड हो जाएगी इधर की तरफ। ये वाली इसके किनारे पे हिट करेगी तो हल्का सा ये बेंड हो जाएगी। ठीक, तो इस फिनोमेना को बोल देंगे हम डिफ्रैक्शन। यहाँ पर अंदर की तरफ बेंड हुई है, यहाँ पर बाहर की तरफ बेंड। ठीक, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। ओके, तो देखो भाई, ये देखो कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन, मतलब ये डिफ्रैक्शन कब कब होगा वो देख लेते हैं। तो कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है? साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल या अपर्चर, जो ऑब्स्टिकल और जो अपर्चर का जो साइज है शुड बी नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और अपर्चर लगभग वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए। जो कि अभी क्या है, जैसे मान लो ये कोई स्लिट है, इसका साइज जो है वो हम डिनोट कर रहे हैं ए इसकी, और जो लाइट इसमें यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो यानी हमें ये पता चल गया कि स्लिट का जो साइज है वो वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, देन ओनली डिफ्रैक्शन फिनोमेना विल टेक प्लेस। तो इसको याद रखना भाई, ये होना चाहिए। ठीक, फिर एक और चीज देखो इसमें। अब डिफ्रैक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेशनल डिफ्रैक्शन और एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेशनल डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? इसमें जो इधर या तो सोर्स या स्क्रीन, इफ इधर सोर्स और स्क्रीन और बोथ या दोनों आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टिकल, फाइनाइट डिस्टेंस पर हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं ये हमारा ये है और जो सोर्स है वो कहीं बहुत यहां पर रखा हुआ है, पास में रखा हुआ है। ये हमारी स्लिट है, ये हमारी स्क्रीन है, तो सोर्स यहाँ पास में रखा हुआ है, तो वो आ जाएगा फ्रेशनल में। फिर फ्रॉनहोफर में क्या होता है? बोथ सोर्स एंड स्क्रीन, सोर्स और स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी ये जो सोर्स है वो बहुत दूर रखा हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होगा तो यहां से लाइट रे कैसी आएंगी? पैरेलल। तो यानी कि बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्टिकल, तो हम उसको बोलेंगे फ्रॉनहोफर। ठीक है, तो इसको याद रखना, और यही हमें अब पढ़ना है इस चैप्टर में, फ्रॉनहोफर। ठीक है, यानी कि जो सोर्स होगा बहुत दूर होगा, बस ये समझ लो, और वहां से लाइट रे जो आएंगी वो पैरेलल है। तो भाई देखो, डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, द डिफ्रैक्शन हमें एट अ सिंगल स्लिट मतलब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यानी जो सोर्स है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ये दो लाइट रे आ रही हैं। ये स्लिट है हमारा, स्लिट का विड्थ है ए लिखा हुआ है विड्थ ऑफ द स्लिट, और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है, स्क्रीन यहाँ से स्लिट से कितनी डिस्टेंस पर है? कैपिटल डी, तो दिस इज नोन डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ से लाइट है, यहाँ से लाइट है, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, यहाँ से लाइट मान लेते हैं यहाँ कहीं पहुंच गई, और यहाँ से भी लाइट जो है वो ऐसे यहाँ कहीं पहुंच गई, पी पॉइंट पर पहुंच गई। अब मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने ये सेंटर वाली लाइन ऐसे बनाई, ये यहाँ पर होगी, इसको यहाँ ऐसे बनाया, ये ए के बराबर होगा ये वाला। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से ये जो आता है, ये जो पी पॉइंट है, क्लियर, ये पी पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना है? वाई। ये हमने वाईडीएससी में भी पढ़ा था।
बट हमें वाई इस बार मेजर नहीं करना, हमें बेसिकली पी पॉइंट का एंगल मेजर करना है। तो ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, तो पी पॉइंट का एंगल मेजर करना है, तो यानी यहां से एंगल ऐसे जाएगा। तो इस एंगल को मैं क्या बोल दूंगा, मैं थीटा। ये हो गया एंगल थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये थीटा है तो बगल वाला 90 माइनस थीटा। मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, देखना भाई, ये थीटा है, ये बगल वाला 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये परपेंडिकुलर वाले पार्ट को। आप सिंपल याद रखो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये ए है, तो इसको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये ऐसे बना हमारा और ये ऐसे बना, ठीक, परपेंडिकुलर। ये ए है, ये एंगल थीटा है, साइन थीटा का कंसेप्ट लगाओ तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ए साइन थीटा, क्लियर। तो ये वाला जो गैप है वो हमारा हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है भाई। तो इसको मैं अब हटा दे रहा हूं, तो ये ए साइन थीटा, क्लियर। तो यहां से जो लाइट गई, इस कॉर्नर से जो लाइट पी पर पहुंची है और इस कॉर्नर से जो लाइट पी पर पहुंची है, इसके बीच में जो गैप है वो ये ए साइन थीटा। तो ये ए साइन थीटा किसका रोल प्ले कर रहा है, पाथ डिफरेंस का। याद रखना किसका रोल प्ले कर रहा है, पाथ डिफरेंस का। तो ये ए साइन थीटा हमारा पाथ डिफरेंस है। अब देखो, जो कंडीशन पाथ डिफरेंस की हमने वाईडीएससी में पढ़ी थी, यहां पर कंडीशंस क्या हो जाएंगी, एकदम पलट जाएंगी। जो कंडीशन मैक्सिमम में आती थी वो मिनिमम में आएंगी, और जो मिनिमम में आती थी वो मैक्सिमम में आएंगी। इसको याद रखना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इसको समझा दे रहा हूं पहले आपको, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। इसको ध्यान से समझो भाई, ठीक। ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहाँ पे एक नोट लिखूंगा, ये आप जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये जो नोट लिखूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो, पहले मान लो मैं ये स्लिट मानता हूं इस तरीके से, ये हमारी स्लिट है, लाइट यहां से जा रही है और लाइट यहां से जा रही है, मान लेते, ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पे थोड़ा और लाइन पाथ ले रहा हूं मैं, यहां से ये लाइट जा रही है, 1 से लेके 50 लाइट रेज है। कितनी लाइट रेज है, 50। तो ये पहले नंबर की है, 50वें नंबर की। तो और इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है। अच्छे से समझना, 1 और 50 के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का है। तो हमको ये लग रहा है 1 और 50 में जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो अगर मैं बोलूं तो 2 में और 49 में कितने का पाथ डिफरेंस होगा, थोड़ा कम का होगा। 3 में और 47 में, 48 में कितना पार्ट डिफरेंस होगा, थोड़ा और कम होगा। तो हमें ये पता है 1 और 50 में लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, लेकिन बाकी सब में थोड़ा कम होता जा रहा है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसको समझने का, मैंने क्या किया, अगर 1 और 50 में पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो 1 और 25 में कितने का होगा, ये 1 है और ये 26, 27 और ये। अब मैं एक दूसरा तरीका निकाल रहा हूं इसको समझने का। दूसरा तरीका देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आपको आएगी। अगर 1 और 50 में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो आपको क्लियर है। तो 2 में और 49 में पार्ट डिफरेंस थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा आपको नहीं पता। 3 में और 48 में पार्ट डिफरेंस थोड़ा और कम हो जाएगा, लेकिन आपको आइडिया नहीं है। अब मैं इसको समझने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। क्यों ना हम इसकी पेयरिंग कर दें। पेयरिंग मतलब अगर 1 में और 50 में, अगर 1 में और 50 में पाथ डिफरेंस लैम्डा का है, ये मुझे पता है, तो मैं क्या करता हूं, इस बार 1 और 50 को नहीं देखता हूं। अगर 1 और 50 में पाथ डिफरेंस लैम्डा का है तो 1 और 26 में कितने का होगा, भाई लैम्डा बाई 2 का होगा ना, 1 और 26 में। तो 2 और 27 में कितने का होगा, 2 और 27 में कितने का होगा, ये भी गैप फिर से कितने का हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 का। तो 3 और 28 में कितने का हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 का। तो यानी कि 1 और 50, पिछली बार हम पेयर जो बना रहे थे वो बना रहे थे 150 249, उससे बेटर ऐसे पेयर बनाओ ना, इसके 2 हिस्से कर दो। 1 का 26 के साथ बनाओ, 2 का 27 के साथ बनाओ, 3 का 28 के साथ। तो इन सब में कितना पार्ट डिफरेंस आ रहा है, लैम्डा बाई 2। पहले हमें पार्ट डिफरेंस लग रहा था लैम्डा, ठीक है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में। लेकिन जब हमने छोटे छोटे पेयर बनाए तो हमें पार्ट डिफरेंस पता चला कि लैम्डा बाई 2 आ रहा है। यानी कि जहां पर जो लैम्डा की कंडीशन है वो लैम्डा बाई 2 ने ले ली। इसका मतलब जहां पर मैक्सिमम बनना है वहां पर मिनिमम बनना होगा, और जहां पर मिनिमम बनना है वहां मैक्सिमम बनना होगा। इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस इंटरचेंज हो गई हैं जो वाईडीएससी में बनी थी उससे। लेकिन एक चीज है अभी जो वहीं पर रहेगी, जो हमें पढ़ना है, सेंट्रल मैक्सिमा।
क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा ये पॉइंट है जहां जितनी मर्जी लाइट रे आए उन सबका पाथ डिफरेंस सेंट्रल मैक्सिमा पे कितना होगा, 0। तो सेंट्रल मैक्सिमा अभी भी वही रहेगा। तो अब मैं यहां नोट करके लिख रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान से समझना। द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल इंटरचेंज बट द सेंट्रल मैक्सिमा विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। ठीक है, यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा की जो पोजीशंस हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा विल इंटरचेंज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मैक्सिमा और मिनिमा इंटरचेंज हो गए बट सेंट्रल मैक्सिमा विल बी एट सेंटर ओनली, विल बी एट सेंटर ओनली, यानी वो नहीं बदलेगा। यानी मैक्सिमा की जगह मिनिमा बनेंगे, मिनिमा की जगह मैक्सिमा बनेंगे, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बदलेगा, इसको ध्यान देना। तो अब मैं यहाँ पे सारी कंडीशंस लिख दे रहा हूं। तो भाई मैक्सिमा मिनिमा की देखो भाई इसको, तो हमने पाथ डिफरेंस तो निकाल ही लिया अपना। पाथ डिफरेंस हमारा डेल्टा एक्स जो है वो किसके बराबर है, ए साइन थीटा के बराबर। क्लियर। अब मैं मिनिमा पे मैक्सिमा पे जाऊंगा और मिनिमा पे जाऊंगा। मैक्सिमा ध्यान से देखो, पिछली बार मैं मैक्सिमा में n लैम्डा लिखता था, लेकिन इस बार मैं 2n+1 लिखूंगा। ठीक है, कंडीशन बदल जाएंगी। तो डेल्टा x जो है वो 2n-1 लिखा था ऑड के लिए, 2n-1 लिखो +1 लिखो एक ही बात है। तो इस बार मैं 2n+1 यूज कर रहा हूं, λ/2। क्लियर, ये आ गया। तो डेल्टा x को a sin थीटा लिख सकता हूं। अच्छा, डेल्टा x जो है वो a sin थीटा है, बट अगर एंगल स्मॉल होगा तो उसको a इंटू थीटा भी लिख देंगे ना। क्यों? क्योंकि जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज थीटा। तो इसको मैं डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख दूं, a थीटा। तो 2n+1 λ/2। तो इससे थीटा कितना आ गया, 2n+1 λ/2 है। क्लियर। तो भाई ये आ गया मैक्सिमम। अब मैं यहाँ पोजीशन डालूंगा, लेकिन एक चीज पता है, ठीक है भाई, मिनिमा पे मैक्सिमा पे कंडीशन ये वाली आ गई, लेकिन सेंट्रल वाला अभी भी वही रहेगा। तो थीटा इक्वल टू 0 जो है वो अभी भी क्या है भाई, इसके आगे मैं स्टार बना रहा हूं क्योंकि इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। तो थीटा इक्वल टू 0 ये भी अभी भी क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। अब बाकी कैसे निकलेंगे, वो अभी भी वही, बाकी कैसे निकलेंगे इसमें एन की वैल्यू डालने पर। तो थीटा 1 निकालना है मुझे, दूसरा वाला मैक्सिमा, एन की वैल्यू 1 डाल दो। 2 1 2 + 1 3 λ/2a। फिर दूसरा वाला निकालना है 5 λ/2a, ये आ जाएगा। तीसरा वाला निकालना है 7 λ/2a। ठीक है भाई, ये आ गया 5 λ/2a, ये आ गया। ये अभी भी वहीं से आया है। ये कौन सा मैक्सिमा कहलाएगा, हमारा फर्स्ट मैक्सिमा। ये हमारा सेकंड मैक्सिमा और ये हमारा थर्ड मैक्सिमा। ठीक है भाई, ये आ गया। अब मैं मिनिमम वाली कंडीशन में डालता हूं। एक चीज और ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा नोटिस कर रहे हो, जो YDAC एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने जो वैल्यू निकाली थी वो y था, y की वैल्यू निकाली थी, y1 y2 y3 y3। ठीक है, यहां पर जो हमने एंगल जो निकाली है वो एंगल है थीटा, θ1 θ2। तो वो एक्चुअल में लीनियर पोजीशंस थी हमारी, और ये जो है थीटा ये एंगुलर पोजीशंस हैं। तो YDAC में हमने y निकाला था, उनको लीनियर पोजीशंस बोलते हैं, और ये जहां पे हमने जो थीटा निकाला है इनको हम एंगुलर पोजीशंस। ठीक, देखो तो मिनिमा पे आ जाते हैं। तो मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स कितना डाल देंगे भाई, n लैम्डा। डेल्टा एक्स हमको पता है a इंटू थीटा इक्वल्स n लैम्डा। ठीक, एक चीज और याद रखना, आगे अगर एंगल छोटा नहीं होगा तो हम यहाँ थीटा की जगह वापस हमें एक्चुअल में साइन थीटा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा को आप थीटा तभी लिख सकते हो जब एंगल स्मॉल होता है। तो एंगल स्मॉल नहीं होगा तो आपको वापस से थीटा की जगह साइन थीटा यूज करना पड़ेगा। तो थीटा विल कम आउट टू बी n λ/a। तो अब आप यहाँ वैल्यू डालो, n इक्वल्स 1 डालो, n इक्वल्स 2 डालो, n इक्वल्स 3 डालो, ऐसे डालते जाओ। तो थीटा कितना आ जाएगा, λ/a, 2 λ/a और ये 3 λ/a। ठीक है भाई।
अब ये क्या कहलाएंगे, ये सारे मिनिमा कहलाएंगे। तो इसको कौन सा मिनिमा बोलेंगे हम, फर्स्ट मिनिमा। इसको कौन सा मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। अब चाहो तो इसमें 1 2 3 लिख दो, उससे कोई फर्क, ठीक है। लेकिन याद रखना ये मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा अभी भी 0 पर है, फर्स्ट मैक्सिमा ये रहा, सेकंड मैक्सिमा ये रहा, थर्ड मैक्सिमा ये रहा, ये हमारे मिनिमा है, लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई। अब मैं इनको एक जगह प्लॉट करूंगा, ठीक है, जो इंटेंसिटी का ग्राफ है वो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो देखो अभी जो आपने जो वैल्यूज नोट की उसके बेसिस पे मैं इनको प्लॉट कर रहा हूं। तो ये हमारी स्क्रीन इस तरीके से, तो अगर आप मिनिमा को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारा, जैसे ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन मान लूँ मैं, ये लैम्डा बाई ए, ये 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है, ये इस तरीके से, और ये 3 लैम्डा बाई ए, ये 0 मान लिया मैंने, ये लैम्डा बाई ए, ये 2 लैम्डा बाई ए, ये 3 लैम्डा बाई। तो मैं इनको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर है हमारा लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए, इधर अगेन लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई, ठीक है। ये सारे मैंने क्या बना दिए, मिनिमा। ध्यान से जाके चेक करो, ये मिनिमा है। मैक्सिमा कहाँ कहाँ पर है, मैक्सिमा 0 पर है, तो यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी। फिर दूसरा मैक्सिमा कहाँ है, 3/2। 3/2 कितना होता है, 3/2 यानी 1.5। 1.5 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में। ये 1 है, ये 2, तो इसके बीच में। इधर भी होगा 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पर हो जाएगा। फिर दूसरा मिनिमा कहाँ था, 5/2। 5/2 मतलब 5/2 इज 2.5। 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पर। इधर भी 2 और 3 के बीच में 5.2। अब मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये देखो ध्यान से। तो ये मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा से मैक्सिमा, से मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, और ये थोड़ा बहुत और चलता रहेगा ऐसे, ठीक है भाई। तो ये पैटर्न, तो ये पैटर्न आपको इतनी बात तो क्लियर दिख गई होगी कि ये पैटर्न जो है YDSC से डिफरेंट है। पहले लिख देता हूं, ये कौन सा मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा। ये कौन सा है भाई, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। ये मैंने लिख दिया, इधर भी लिख दे रहा हूं, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। मिनिमा कौन से, ये जो नीचे लिखे हुए हैं, ये हमारा कौन सा मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा भाई, ये वाला थर्ड मिनिमा है, थर्ड मिनिमा, ये वाला फर्स्ट मिनिमा, ठीक है भाई, सेकंड मिनिमा, और ये थर्ड मिनिमा, ठीक है भाई। इस तरीके से थोड़ा आपको ये पैटर्न देख लिया होगा। अब डिफरेंस क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। YDSC में सारे जो पीक थी वो बराबर थी, यानी इंटेंसिटी सारे मैक्सिमा की बराबर थी। यहाँ पर क्या है, सेंटर वाले की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, और कम होती है, और कम हो जाती है। एक तो ये डिफरेंस। दूसरा, यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ निकल के आती है उसमें सारी गैपिंग जो थी वो बराबर थी। यहाँ पर क्या होता है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसकी फ्रिंज विड्थ बड़ी है। देखो भाई, ये 0 है, तो 0 से लैम्डा बाई ए इधर, लैम्डा बाई ए इधर, तो ये कितना गैप हो गया, 2 लैम्डा बाई ए। तो 2 लैम्डा बाई ए ये होगी सेंट्रल फ्रिंज विड्थ। लेकिन बाकी जो फ्रिंज विड्थ हैं, बाकी जो गैप हैं वो सिंपल वही है, लैम्डा बाई ए। यानी इसमें जो ये वाली है 2 लैम्डा बाई ए, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगुलर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ध्यान दो, ये जो भी आपने यहाँ पे बनाए हुए हैं ये सारे थीटा हैं, ये डिस्टेंस नहीं है, एंगल है, तो यहाँ पे एंगुलर वर्ड यूज होगा। तो ये है सेंट्रल 2 लैम्डा बाई ए, क्या, सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो इसको याद रखना कि 2 लैम्डा बाई ए इज सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और ये लैम्डा बाई ए क्या है, दिस इज सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ, सेकेंडरी एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है भाई। तो इसको ध्यान से समझना, 2 लैम्डा बाई ए जो है वो है सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और ये जो लैम्डा बाई ए है वो है सेकेंडरी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्लियर, तो ये ध्यान से समझना, उसमें सारे इक्वल थे, इसमें अलग अलग है, ठीक। सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज विड्थ, सेकेंडरी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्लियर। तो देखो भाई, हमने एंगुलर पोजीशंस पढ़ ली, लेकिन वो हमसे लीनियर पोजीशंस भी पूछ सकता है।
ये हम YDSC में पहले ही पता कर चुके हैं कि अगर हमें एंगुलर पोजीशन की हेल्प से लीनियर पोजीशन निकालनी होती है तो हम सिर्फ कैपिटल डी का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। कैपिटल डी कौन सा, स्क्रीन डिस्टेंस। तो जब आपको लीनियर पोजीशन से एंगुलर पोजीशन पे आना है तो मल्टीप्लाई कर दो बाई डी। डी मतलब कैपिटल डी, मतलब कि जो डिस्टेंस है उससे, ठीक। और अगर लीनियर से एंगुलर पे जाना हो तो कैपिटल डी से डिवाइड कर दो। तो ये सारी एंगुलर पोजीशन लिखी हुई है, क्लियर। तो अब मुझे इनकी लीनियर पोजीशन निकालनी है। लीनियर पोजीशन को डिनोट करते हैं y से। तो इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू 0। ये वाली कितनी आ जाएगी, 3 लैम्डा बाई 2a इंटू डी। कैपिटल डी का मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ 3 लैम्डा बाई 2a लिखा है, यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2a इंटू डी। y2 बता दो, ये 5 लैम्डा बाई 2a लिखा है, तो 5 लैम्डा बाई 2a इंटू डी। सिंपल, कुछ नहीं करना होता है। अगर एंगुलर पोजीशन पता है हमें और लीनियर पोजीशन पे जाना है तो कैपिटल डी का मल्टीप्लाई करना है, पक्का। फिर इधर आ जाओ मिनिमा में, जैसे थीटा 1 वो है लैम्डा बाई ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई ए इंटू डी। थीटा 2 कितना था, 2 लैम्डा बाई ए, तो 2 लैम्डा बाई ए इंटू डी। थीटा 3 लैम्डा बाई ए, तो 3 लैम्डा बाई ए इंटू डी। ठीक है भाई। तो उधर सारी लिखी हुई है एंगुलर पोजीशंस और इधर हमने उनकी लीनियर पोजीशन लिखी। अब काफी बार आपको डाउट होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि लीनियर पोजीशन पूछी है, एंगुलर पोजीशन पूछी है। तो सिंपल है भाई, एंगुलर मतलब एंगल, एंगल पूछ रहा है वो, तो आंसर इसका हमेशा रेडियन में होगा या डिग्री में होगा। और लीनियर पोजीशन मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये किस में होगा, मीटर में होगा भाई। ठीक है, यूनिट से पहचानते हैं कि मीटर में होगा। फिर इधर आओ, मेन इंपॉर्टेंट, ये लिखा हुआ है सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जो कि 2 लैम्डा बाई ए थी, हमने निकाली थी। लेकिन अगर वो सिंपल ये वर्ड यूज कर ले, सेंट्रल फ्रिंज विड्थ, सेंट्रल फ्रिंज विड्थ, भाई सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज विड्थ 2 लैम्डा बाई ए है, तो यहां पर सेंट्रल फ्रिंज विड्थ यानी कि लीनियर वर्ड, एंगुलर वर्ड यूज नहीं किया, लीनियर डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए इंटू डी। इसको याद रखना, सिंपल कुछ नहीं किया, उधर से इधर आने में डी का मल्टीप्लाई। फिर सेकंड वाला देखो, यहां पे लिखा हुआ है सेकेंडरी एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जो कि लैम्डा बाई ए थी। सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर वर्ड लिखा है तो लैम्डा बाई ए। तो यहां पर अगर सिंपल वो सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ पूछ ले, सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ, एंगुलर वर्ड यूज नहीं किया, नहीं डिस्टेंस पूछ रहा है, तो उस वाली वैल्यू में डी का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक होता है, इसको याद रखना। ठीक, सिंपल शॉर्टकट याद रखना है। एंगुलर पोजीशन से अगर लीनियर में आना है तो कैपिटल डी का मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर से एंगुलर पे जाना है तो कैपिटल डी से डिवाइड कर दो, जो यहाँ वैल्यू है। ठीक, तो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, पासेस थ्रू अ स्लिट हुज विड्थ इज, ये स्लिट की विड्थ दे रखी है 0.050। ये मान लेता हूं मैं, एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये हमारी स्क्रीन है, तो स्लिट की जो विड्थ होती है उसको हम क्या बोलते थे, ए। तो ए हमको कितना दे रखा है, 0.050 mm, ये दे रखा है। एट व्हाट एंगल विल द थर्ड मिनिमम बी सीन। ध्यान देना, एंगल पूछा है उसने, यानी एंगुलर पोजीशन पूछ रहा है, किसकी, थर्ड मिनिमम की। तो थर्ड मिनिमम की एंगुलर पोजीशन पूछ रहा है। ठीक, तो पहला पार्ट हो गया। एंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहां एंगुलर वर्ड यूज नहीं किया उसने, तो सेंट्रल मैक्सिमा की हमसे क्या पूछ रहा है, विड्थ पूछ रहा है। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछ रहा है ऑन अ स्क्रीन लोकेटेड 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट। स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस होता है डी, ये कितना गिवन है हमको, 1 मीटर। क्लियर, और लाइट की वेवलेंथ कितनी गिवन है, 400 नैनोमीटर। ठीक, क्वेश्चन फिर से समझ लो। एक कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, स्लिट विड्थ ये है ए, डिस्टेंस 1 मीटर, ए की वैल्यू ये दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट में एट व्हाट एंगल विल द थर्ड मिनिमम बी सीन। तो मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं इधर, थर्ड मिनिमम पूछ रहा है भाई, और वो भी एंगल पूछ रहा है। एंगल पूछ रहा है तो हम थीटा निकालेंगे, यानी थीटा 3। तो थीटा 3 हमारा कहां पर आता था, थर्ड मिनिमम। ठीक, तो ये आता था हमारा 3 लैम्डा बाई ए। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है भाई हमारा, 400 नैनोमीटर इंटू 10 की पावर -9। क्लियर, 10 की पावर -9,
डिवाइडेड बाई ए कितना है हमारा 0.05 इंटू 10 की पावर mm में है, तो कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो आप ये थीटा 3 कैलकुलेट कर लो, 8 हो जाएगा 12 बराबर 0.024 रेडियन, ये क्लियर। तो ये हमारा थीटा 3। ठीक, सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछ रहा है, एंगुलर विड्थ नहीं पूछ रहा है, विड्थ पूछ रहा है। तो यानी हमें सेंट्रल मैक्सिमा अभी हमने निकाला था, अगर एंगुलर की बात हो सेंट्रल मैक्सिमा होता था 2 लैम्डा बाई ए, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछ रहा है, एंगुलर नहीं पूछ रहा, तो हम इसमें कैपिटल डी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा 400 इंटू 10 की पावर -9, कैपिटल डी कितना है भाई 1 मीटर, ए कितना है हमारा 0.05 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे आप तो 8/16 2 4 8 और यहाँ पे लिख दूं मैं 5, बाकी सारे जीरो को बैलेंस करता हूं मैं, इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा भाई, ये कितना हो जाए 7 बचा, 2 जीरो और उड़ा दो, 7 में से 2 गई तो 5 देंगे 2, तो ये आ जाएगा हमारा -2 ही आएगा ना, 16 1.6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, जिसको आप 1.6 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान रखना यहाँ उसने थर्ड मिनिमा पूछा था तो हमने एंगल निकाल दिया, कि एंगुलर पूछा था, यहाँ पर विड्थ पूछी थी तो हमने लीनियर कर। क्लियर भाई, तो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 वेवलेंथ्स ऑफ सोडियम लाइट, पहली वेवलेंथ है, दूसरी वेवलेंथ है ये, 2 वेवलेंथ्स ऑफ सोडियम लाइट आर यूज्ड इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो भाई मैंने डिफ्रैक्शन पैटर्न का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। पहले मैंने लाइट वेवलेंथ λ1 यूज की, फिर दूसरा जब एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ जो है λ2 यूज की। क्लियर, ये हमारी विड्थ होती है, ये सबको पता है, ए। ठीक, ये 2 वेवलेंथ सोडियम लाइट आर यूज्ड इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न टेकिंग प्लेस एट अ सिंगल स्लिट। जो सिंगल स्लिट है उसका जो अपर्चर है वो ये रहा, यानी ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, ये दे रखी है। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इज, स्क्रीन का डिस्टेंस दे रखा है 1.5 मीटर, यानी कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है 1.5 मीटर। Calculate the separation between the position of first maxima of the diffraction pattern in the two cases. ठीक है, लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ो, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इन द टू केसेस। मतलब इन दोनों केसेस में जो इनका जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, फर्स्ट मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा है, फर्स्ट मैक्सिमम इन द टू पैटर्न, इसका जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, इस वाले का फर्स्ट मैक्सिमा और इस वाले का जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, भाई उनके बीच में सेपरेशन निकालना है। इसका फर्स्ट मैक्सिमा कहां बनेगा, 3 λ1/2a पर, इसका फर्स्ट मैक्सिमा भी कहां बनेगा, 3 λ2/2a पर। ये तो सबको पता होगा भाई, फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन। उसने ये नहीं देखा लीनियर पोजीशन निकालनी है कि एंगुलर पोजीशन निकालनी है, तो हम दोनों निकाल देंगे। तो इसका फर्स्ट मैक्सिमा 3 λ/2a पर बनेगा, इसका फर्स्ट मैक्सिमा 3 λ2/2a पर। इनके बीच में सेपरेशन निकालना है, यानी डिफरेंस निकालना है। तो सेपरेशन कितना हो जाएगा भाई, इसमें से इसको माइनस कर दें। ठीक, λ1 λ2 हमको पता ही है, ये λ1 है पहला वाला और ये λ2 है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो फाइनल वाला कितना है, 3 λ2/2a माइनस 3 λ1/2। क्लियर, तो भाई इसमें से 3/2a तो कॉमन आ जाएगा, λ2 माइनस λ1। ठीक, तो मैं यहाँ वैल्यू निकाल देता हूँ। तो ये वैल्यू को ध्यान से देखो, 3 इंटू λ/2a। ठीक है भाई, 3/2a अपॉन 2 इंटू a, व्हाट इज a, a 2 इंटू 10 की 2 इंटू 10 की पावर -6, λ2 माइनस λ1 इज, यानी 596 माइनस 590, ये, लेकिन वो नैनोमीटर में है तो इंटू 10 की पावर -9। तो ये सेपरेशन जो है वो ये आ जाएगा। तो भाई आप सेपरेशन को सॉल्व कर लोगे
तो इट विल कम आउट टू बी, ये मैंने सॉल्व कर रखा है, 4.5 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन। क्लियर भाई? तो ये आपका सेपरेशन आ जाएगा। लेकिन फिर देखो मैंने ये एंगुलर पोजीशन माइनस की है, इस वजह से आंसर रेडियन में लिखा है। अगर मैं इसको लीनियर में निकालना चाहूं, मान लो आपका आंसर लीनियर सेपरेशन लिखा जाए, लीनियर सेपरेशन, तो लीनियर सेपरेशन में कुछ नहीं करना, इसको कैपिटल डी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना। जो भी आपका आंसर निकला उसको कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू कैपिटल डी कितना है भाई, 1.5, तो ये आपका आ जाएगा, ये अब मीटर में चला जाएगा। क्लियर है भाई? तो एंगुलर सेपरेशन ये रहा, और लीनियर सेपरेशन में हमने डी से मल्टीप्लाई। ठीक, अब हमने YDSC भी पढ़ लिया, डिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया, तो उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो देखो। तो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब जो हमने YDSC में पढ़ा था, और डिफ्रैक्शन जो भी सिंगल स्लिट में, जो इस क्लास में पढ़ा हुआ एट सिंगल स्लिट, तो इनके बीच में डिफरेंस पूछे जाते हैं। डिफरेंस क्या है? इंटरफेरेंस क्या होता है? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेस। यहाँ की जो दोनों वेव होती हैं वो डिफरेंट सोर्सेस से आ रही होती हैं। अब इसको देखो, इसका देखो, इट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। सेम वेव फ्रंट के अलग अलग पार्ट से आ रही होती है, यानी सोर्सेज अलग अलग नहीं होते। ठीक है, ये सेकंड, ऑल फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। YDSC में ये पैटर्न बनता था, तो सारे गैप जो होते थे वो सेम होते थे, तो ऑल फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। जो हमने डिफ्रैक्शन में बनाया उसमें ये पैटर्न बनता था, तो ये वाला डबल होता था और ये वाला कम होता था, तो यानी यहाँ जो फ्रिंजेस, ये विड्थ ज्यादा है और ये विड्थ कम है, तो ऑल फ्रिंजेस आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, डिफ्रैक्शन में। फिर सबकी पीक बराबर है, तो ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, यानी सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। यहां पर क्या है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं इंटेंसिटी कम होती जाती है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? तो ये डिफरेंस है। तो देखो ये लास्ट टॉपिक है। हमने ये चीज पढ़ा कि डिफ्रैक्शन में जब लाइट नॉर्मल कंडीशन में अप्लाई कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक, तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है वो ठीक, लेकिन डिफ्रैक्शन में हमने कब पढ़ा कि लाइट जो है जब शार्प एजेस को हिट करती है तो वो बैंड हो जाती है। तो अगर वो बैंड हो जाती है तो यानी ये रे ऑप्टिक्स के नॉर्मल कंसेप्ट को तो फॉलो नहीं कर रहा। नॉर्मल कंसेप्ट क्या बोलता था, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक, तो ये कब तक रे ऑप्टिक्स को फॉलो करेगा, कब तक नहीं करेगा, यानी बेंडिंग कब कम होगी, कब बेंडिंग ज्यादा होगी, उसके लिए एक डिस्टेंस आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस, जो होता है DF। अब ये जो DF है इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, DF इक्वल्स a²/λ, इससे हम वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर हम देखते हैं स्क्रीन का डिस्टेंस D, तो स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है D। अगर स्क्रीन का डिस्टेंस DF से ज्यादा होता है, यानी फ्रेस्नेल डिस्टेंस से ज्यादा होता है, तो जो स्प्रेडिंग है, लाइट बहुत ज्यादा फैल जाती है, तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज मोर, वेरी लार्ज स्प्रेडिंग। तो अगर वो बहुत ज्यादा फैल गई तो रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं होगी, रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं होगी, यानी वो बहुत ज्यादा फैल गई, यानी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है। लेकिन अगर D की वैल्यू DF से कम रहती है तो वो इतनी ज्यादा नहीं फैली है, तो स्मॉल स्प्रेडिंग, तो अगर स्मॉल स्प्रेडिंग हुई है तो हम ज्यादा नहीं फैली है तो हम मान सकते हैं लगभग सीधी चल रही है। अगर लगभग सीधी चल रही है तो यानी रे ऑप्टिक्स वैलिड हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। इससे हम पता करते हैं कब तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है, कब तक नहीं। ये कंडीशन पे वैलिड नहीं है रे ऑप्टिक्स, और इस कंडीशन पे रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके देन बाय।